हेलो फ्रेंड्स, कल हमने परामर्श का व्यापक परिप्रेक्ष्य देखा था। आज हम चलेंगे ये देखने के लिए परामर्श कितने प्रकार के होते हैं। तो परामर्श तीन प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं निर्देशीय परामर्श, एक को हम बोलते हैं अनिर्देशीय परामर्श और तीसरा होता है संग्रही परामर्श। जो इसमें निर्देशीय परामर्श होता है उसमें सीधा सीधा उसको हम जैसे इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव काउंसलिंग। इसका मतलब ये होता है कि इसमें परामर्श का मुख्य उत्तरदायित्व विशिष्ट रूप से परीक्षण प्राप्त परामर्शदाता का होता है। ये पूरी तरीके से समस्या से संबंधित परामर्श होता है। इसमें व्यक्ति विशेष की कोई भूमिका नहीं होती है, बल्कि उसकी समस्या ही इस काउंसलिंग का केंद्र बिंदु होता है। इसमें भी प्रत्यक्ष और प्रभावशाली विधियों का उपयोग करके उसकी समस्या का निर्धारण किया जाता है, ठीक है, और प्रार्थी को आवश्यक सूचनाओं से परिचित कराया जाता है। जब भी कोई समस्याग्रस्त प्रार्थी हमारे पास काउंसलिंग के लिए आता है तो उस समय उसे बहुत सारी सूचनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो परामर्शी का पहला कर्तव्य उसको आवश्यक सूचनाओं से परिचित कराना होता है, उसको उसकी परिस्थिति से परिचित कराना पड़ता है। इसके बाद दूसरे में आता है अनिर्देशीय परामर्श, जिसको हम कहते हैं नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। ये नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट केंद्रित काउंसलिंग, क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग। इसके प्रवर्तक कार्ल रोजर्स थे और उन्होंने बताया कि इस प्रकार की काउंसलिंग में समस्या उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना व्यक्ति विशेष इसमें इम्पोर्टेंट होता है। इसमें हम इस काउंसलिंग का केंद्र बिंदु समस्या नहीं होता है, बल्कि वह व्यक्ति होता है जिसे ये समस्या होती है। और परामर्शदाता व्यक्ति को सक्रिय रूप से अपनी समस्या का हल खोजने के लिए प्रेरित करता है। इसमें परामर्शदाता की भूमिका निष्क्रिय होती है। जब मैंने अभी निर्देशित काउंसलिंग के बारे में बताया था, उसमें परामर्शदाता सक्रिय रूप से कार्य करता है और जो प्रार्थी होता है वो निष्क्रिय होता है। लेकिन अनिर्देशीय परामर्श निर्देशीय परामर्श से इस प्रकार भिन्न है कि इसमें जो परामर्शदाता होता है वो निष्क्रिय होता है और इसमें सक्रियता पूरी तरीके से प्रार्थी ही निभाता है। इसलिए इसकी विचारधारा निर्देशीय काउंसलिंग की विचारधारा से बिल्कुल अलग होती है। और अनिर्देशित काउंसलिंग का या परामर्श का पूरा दायित्व प्रार्थी पर होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्देशीय और अनिर्देशीय परामर्श में लगभग व्यक्ति विशेष और समस्या विशेष का ही अंतर होता है। संग्राही परामर्श जो होते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्टिव काउंसलिंग, इसमें परामर्श दोनों का ही मिश्रित रूप से उपयोग करता है। इसमें परामर्शदाता और परामर्शी दोनों की बराबर जिम्मेदारी रहती है और दोनों अधिक सक्रिय रहते हैं, ना कि निष्क्रिय। संग्रही परामर्श में परिस्थिति एवं सेवार्थी की आवश्यकता अनुसार ही उसे काउंसलिंग की जाती है और दोनों सक्रिय रूप से किसी समस्या का समाधान करते हैं, इसलिए इसे इलेक्टिव काउंसलिंग कहा जाता है। अब हमने ये देख लिया कि निर्देशीय अनिर्देशीय या जो हमारा संग्रही प्रकार का परामर्श है ये दिया जाता है और किन परिस्थितियों में ये दिया जाता है। उसको हमने देखा कि जब समस्या गहरी होती है और उसमें व्यक्ति विशेष जो होता है उसका उतना हानि नहीं होता है और वो उतना ज़्यादा सक्रिय रूप से इसमें भाग नहीं लेता है। और जब व्यक्ति विशेष जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है और सक्रिय रूप से अपनी समस्या का हल निकालने के लिए प्रेरित रहता है, तब अनिर्देशीय प्रकार की काउंसलिंग की जाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे, जब समस्या के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको समस्या का निर्धारण करना पड़ेगा कि समस्या किस प्रकार की होती है और तब किस प्रकार से काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है और पहले समस्या का प्रकार समझना ज़रूरी है। मैंने पहले ही कहा था कि स्टेप बाय स्टेप जब हम काउंसलिंग करते हैं तो एक विशेष चरण आता है जब हम उसको बोलते हैं समस्या का निर्धारण करना। वास्तव में समस्या का निर्धारण करना समस्या पैदा करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि उसे किस क्षेत्र में और किस बात से
समस्या हो रही है, क्या इसमें उसका संवेगात्मक पक्ष जो है वो प्रभावित हो रहा है, कि उसका ज्ञानात्मक पक्ष प्रभावित हो रहा है, कि उसका व्यवहारात्मक पक्ष प्रभावित हो रहा है। जिस प्रकार का पक्ष प्रभावित होता है उस प्रकार की समस्या निर्धारित की जाती है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि मोटे मोटे रूप से देखें तो समस्याएं 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले संज्ञानात्मक समस्या, जब समस्या संज्ञानात्मक तत्वों से संबंधित होती है। ठीक है, जैसे संज्ञानात्मक तत्व क्या होते हैं? हमारा ज्ञान, हमारी सोच, हमारी समझ। तो जब प्रार्थी गलत सोच डेवलप कर ले, गलत विश्वास उसके अंदर आ जाए, गलत एटीट्यूड दिखाने लगे, या चीज़ों को देखने और समझने का उसका दृष्टिकोण ही गलत हो और हर चीज़ का अर्थ निकालने का तरीका ही गलत हो, तब उसे हम कहते हैं कि व्यक्ति में संज्ञानात्मक प्रकार की समस्या है, और हम उसका निर्धारण संज्ञानात्मक समस्या से करते हैं। अब संज्ञानात्मक समस्या को दूर करने के लिए, जैसे कि ये समस्या संज्ञान को प्रभावित कर रही है, तो जो भी टेक्निक हम उपयोग करेंगे वो हमारे संज्ञानात्मक पक्ष को ही अटैक करेगी और उसे सुधारने का प्रयास करेगी। दूसरा होता है भावनात्मक समस्या। भावनात्मक समस्या हमारे भाव पक्ष से संबंधित होती हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने संवेगों को अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, और हम जिस प्रकार का अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहते हैं उसको हम अच्छे से कर नहीं पाते हैं, तब इस प्रकार की समस्या को हम भावात्मक समस्या में लेते हैं। भावात्मक समस्या में सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसमें जो प्रार्थी है वो अपनी अलग दुनिया बना लेता है, और अपने आंतरिक दुनिया में ही वह इतना खो जाता है कि वास्तविक दुनिया से या वास्तविक घटनाओं को देखने के स्थान पर वो क्या करता है? अपनी भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में घटना का परसेप्शन करता है। इसमें परामर्शदाता संवेग को समझने और संवेग को अभिव्यक्त करने के लिए प्रार्थी को प्रोत्साहित करता है। तीसरे प्रकार की समस्या होती है व्यवहारात्मक समस्या। जैसे नाम से स्पष्ट है, ये समस्या व्यवहार से रिलेटेड होती है। जब समस्याएं हमारे गलत समायोजी व्यवहार के कारण होती हैं तो यह व्यवहारात्मक समस्याओं की श्रेणी में होता है। अब हमारे व्यवहार कौन कौन से? हमारा प्रतिक्रिया करने का तरीका, हमारी क्रियाएं, हमारी आदत, ये सब हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न करती हैं। तब इसकी समस्या के समाधान हेतु, चूँकि ये व्यवहारात्मक समस्या है, तो कौन सी प्रविधि यूज़ करेंगे? हम व्यवहारात्मक प्रविधियां को उपयोग में लाएंगे। ठीक है, जैसे कौन कौन सी व्यवहारात्मक संबंधी प्रविधियां प्रचलित हैं? जैसे है सिस्टमेटिक डिसेंटाइजेशन है, फिर है ऑपरेंट कंडीशनिंग है, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग है, सेल्फ मैनेजमेंट अप्रोच है। ये कुछ व्यवहारात्मक तकनीकियाँ हैं जिसके हिसाब से हम व्यक्ति की